नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूर्य एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा हमेशा से ही ये उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि कहीं ना कहीं उन बर्निंग इश्यूज़ को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक आपकी, हमारी और हम सब की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से। और स्पोर्ट्स और गेम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले कुछ समय से, खासकर अगर 5 अगस्त 2019 की अगर बात करें, जब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और उसके बाद कहीं ना कहीं बदलाव की राह पर जम्मू कश्मीर अग्रसर तो हो गया है। और उसी कड़ी में हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई है। और स्पोर्ट्स पॉलिसी का उद्देश्य, कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पर ये केंद्रित की गई है: स्काउट, एंगेज, फैसिलिटेट और रिकॉग्नाइज करना। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स के जो ढांचा है उसको बेहतर बनाना, और जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी छाप छोड़ी है, कहीं ना कहीं उनको भी प्रोत्साहित किया जाए जॉब के माध्यम से या फिर पैसों के माध्यम से। कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित किया जाए और जो यंग जनरेशन है उनको भी प्रोत्साहित किया जाए कि वो खेलों की तरफ आए। कितना प्रभाव आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की अगर बात करें इस स्पोर्ट्स पॉलिसी का पड़ेगा, या ये स्पोर्ट्स पॉलिसी कहीं एक डॉक्यूमेंट बनकर फाइलों में सिमट तो नहीं जाएगी? यही आज की सीधी बात है। और उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे कर दूं। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री अशोक कुमार सलोत्रा जी बैठे हैं, जो तवील एक्सपीरियंस खेलों की अगर बात करें। सर्वप्रथम आप डीडी रिटायर हो चुके हैं यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, उसके अलावा डायरेक्टर रह चुके हैं आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में, और खेलों के ढांचे को कटरा में बेहतर तरीके से इन्होंने विकसित किया है। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं के एस जम्वाल साहब, जो किसी तारीफ की भी मोहताज नहीं हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जे.एन.के ओलंपिक एसोसिएशन और प्रेसिडेंट हैं जे.एन.के राइफल एसोसिएशन। तवील एक्सपीरियंस खेलों की अगर बात करें, और कहीं ना कहीं इस वक्त आप दोनों मेंटर की भूमिका में जम्मू कश्मीर में आप नजर आ रहे हैं। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री अतुल पंगोत्रा जी, भारत का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार कर चुके हैं, खुद एक कोच, इंटरनेशनल रेफरी, और अपने ज़माने में नेशनल अवार्ड से आप नेशनल गेम्स में आपने जो कई बार गोल्ड मेडल अपने हासिल किए। इनके बिल्कुल इस साथ में बैठे हैं श्री अशोक शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और खेलों को बेहतर तरीके से जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं और उसको महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी कलम से उसको उकेरते हैं। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। अशोक जी, शुरुआत में आप करना चाहूँगा, जो ये डॉक्यूमेंट स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे सामने आई है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सरकार का ये एम है इसको कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, जो स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उनको एंगेज करना, रिकॉग्नाइज करना, प्रोत्साहित करना, और उसके बाद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाना। क्या कहेंगे? यहाँ तक स्पोर्ट्स पॉलिसी जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, काफ़ी देर के बाद ये पॉलिसी बाहर आई है और एक अच्छी सोच के साथ ये पॉलिसी निकाली गई है। डॉक्यूमेंटेशन देखें, इसकी विजन देखें, इसकी प्रीएम्बल्स की ओर आप नज़र डालें, या what they want to do actually for the promotion development of sports, और स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनकरेज करने के लिए और स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस लाने के लिए, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिलवाने के लिए, अगर उस एंगल से देखें तो बहुत बढ़िया। अब जैसे आपने यहाँ पर कहा कि ये पेपर्स में ना रहे, बिल्कुल ग्राउंड्स पे इसका प्रभाव भी हो, ग्राउंड्स में रिजल्ट्स भी हमें दिखें, हर एक को दिखें, उसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये कहूँगा जो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें पॉलिसी में, जैसे यूथ सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उसका मेन रोल है, उसके बाद स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसके साथ बाकी जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब इस जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी है इसको एक SROs के ज़रिए SOPs हर एक पार्ट का अलग अलग से बने,
वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुँचे, ब्लॉक लेवल पे पहुँचे और स्टेट लेवल पे पहुँचे। जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ हैं, दे शुड बी एम्पावर्ड, उनको पावर भी मिलनी चाहिए। जैसे इसमें मैंने पढ़ा 11 मेंबर्स कमेटी है, 6 मेंबर्स जो अमंगस्ट द स्पोर्ट्स पर्सनस, उनको नॉमिनेट करना है डिप्टी कमिश्नर ने, या स्टेट से, यहाँ से होगा JNK से, हमारी यूटी से। उसमें उनको डिप्टी कमिश्नर्स के पास पावर्स भी हो और उसके पास फाइनेंशियल पावर्स भी हो, फंड्स भी उनको मुहैया करवाए जाएं, ताकि ये ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो एम जो मैं पढ़ता हूँ इसमें पॉलिसी में, वो अचीव करने के लिए सक्षम हो और वो इसको प्रैक्टिकल शेप मिले। इसके बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो इसमें पॉलिसी में है वो स्काउटिंग है, टैलेंट स्काउटिंग के ऊपर। दूसरे नंबर पे वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स फॉर ऑल, स्पोर्ट्स फॉर एवरीवन, फिटनेस के लिए है। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ट्रांसपेरेंसी का जिक्र हुआ है। और इस सिलसिले में स्काउटिंग जो टैलेंट, इसको अगर रियली हमने सर्च करना है, मैं ये कहूँगा, जो मेरे पास आंकड़े हैं, मैं यूथ सर्सी स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, 3101 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, 550 के करीब लेक्चर्स हैं और 1462 फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स हैं। इस पॉलिसी के ज़रिए हम इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, एक एक बच्चा भी अपने अपने ये यहाँ ये काम करें, निकालें, तो मैं महसूस करता हूँ 5-6 हज़ार तो बच्चा ये यूथ सर्सी स्पोर्ट्स आउटस्टैंडिंग टैलेंट, जब ब्लॉक लेवल टूर्नामेंट हो, विलेज लेवल हो, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट हो, उसमें से निकालें, उनकी शिनाख्त हो, उनकी पोटेंशियलिटी देखी जाए, उनका जो जैसे फिजियोथेरेपी का इसमें जिक्र है, एंथ्रोपोलॉजी का जिक्र है। मैं ये कहूँगा एक जो कोच है, कोच को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। कोच इज़ ए सर्जन, कोच इज़ ए फिजिशियन। कोच को बच्चे का पता होता है इसकी क्या डिफ़िकल्टी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या डेफिशिएंसी हैं, अगर इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना है, इसमें क्या क्या बढ़ने की ज़रूरत है, किस लेवल की ट्रेनिंग देनी है, माइक्रो प्लान, मिड टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान, उसकी कोऑर्डिनेशन विद चिल्ड्रन। तो आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, श्राइन बोर्ड का आपने जिक्र किया, मुझे मौका मिला श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और यूनिवर्सिटी में काम करने का। वहाँ पे हमने टैलेंट से ही शुरू किया। आई स्टार्टेड विद 3 चिल्ड्रन। अब वहाँ आप देखें, वहाँ पे अभी 400 के करीब मेंबर्स हैं। और हम स्कूलों में खुद जाते थे, हमारे कोच स्कूलों में जाके सर्च करते थे, टैलेंट को सर्च किया, देख के उनका फिर टेस्ट किया। NPED टेस्ट होता, नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव टेस्ट, पहले ज़माने में होता था। अब ये टेस्ट है हमारे, वो टेस्ट करके उसमें एजिलिटी, स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और उससे बड़ी चीज़ एप्टीट्यूड, बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहता है। मैं फुटबॉल खेलता था, वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, मुझे एथलेटिक्स में डाल दो या मुझे वुशु में डाल दो, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद उनको हम 2-3 महीने अपने टेम्परेरी अपने वो कोचिंग सेंटर्स में रखते थे, देखते थे ये कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या है हमारे एफर्ट्स ख़राब तो नहीं हो रहे। तो हमें अच्छे टैलेंट मिला विद रिज़ल्ट। आपके सामने 2 ओलंपिक्स खेल के आ गए हमारे सेंटर के, टोक्यो में पैरा में, राकेश कुमार और ज्योति वालिन जी, 4 लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में वहाँ मेडल लेके आए हैं। और नेशनल में मेडल 3.5 साल में हमें मिले। वो मैं ये महसूस करता हूँ टैलेंट सर्च और प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, और ये जो फाइल का सिस्टम है, मूव करना, इधर से ऊपर पहुंचती है, कई दफ़ा पहुंचती नहीं, उसमें डिस्करेजमेंट होती है, प्लेयर्स को भी होती है, एम्प्लॉइज़ को होती है, ऑफिसर्स को होती है, जो काम करना चाहते हैं, कोचेज़ को होती है। ये रिमूव की जाए तो ये पॉलिसी, इसमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सर, जिस तरह आपने कहा कि अगर बीच में जो बॉटलनेक्स हैं इनको रिमूव किया जाए तो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आएगा। जमाल साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक विजन डॉक्यूमेंट की अगर बात करें स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन विडम्बना ये है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन का फीडबैक आ रहा है, जो आप जैसे सीनियर लोगों का फीडबैक आ रहा है कि उनका मानना है कि एक ही ब्रैकेट में ओलंपिक्स, एशियन और सैफ और उस तरह के रख दिए। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं?
विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा, जैसे कि अशोक जी ने कहा कि टैलेंट हंट एक ब्लॉक लेवल से स्टार्ट होना चाहिए जी, फिर जोन लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर यूटी लेवल। जब यूटी लेवल पर वो बच्चा पहुंचेगा, देन ओनली ही कैन क्वालिफाई फॉर नेशनल एग्जैक्टली। एंड फ्रॉम नेशनल देन टू इंटरनेशनल। तो अशोक जी का बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, बिकॉज स्पोर्ट्स में रहे हैं, और मैं भी 60s का रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, काफ़ी पुराना हूँ। तो मेरी जो सोच है कि ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, इट्स अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पॉलिसी, एंड इसकी जो मेन थीम है गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल। So when it is for all, then it should be at the sub-junior level, junior level, senior level and at the veteran level. अगर आपने all को involve करना तो veterans have also to be involved. Why? Because for the last 2 years जो ये pandemic का आया, कोरोना का, इसमें लोग अब physically they want to be fit. So if you want to keep them fit, तो आपको एक कैटेगराइजेशन करने पड़ेगी, एंड यू हैव टू प्रोवाइड देम इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड कोचेस, एंड यू हैव टू हैव कॉम्पिटिटिव मैचेस जिससे वो सीखेंगे। जैसे कि ब्लॉक लेवल का जब वो जोन लेवल पर आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आएगा, ही लर्न थिंग्स, बिकॉज वन इज अ लर्नर थ्रू आउट हिज लाइफ। एग्जैक्टली। और स्पोर्ट्स में तो आदमी टिल द एंड यू आर अ लर्नर। मेरा इतना 50 साल का कैरियर है स्पोर्ट्स का, बट स्टिल आई फील आई एम स्टिल लर्नर, वन लर्न्स एवरी डे। तो ये जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, हमारे ऑनरेबल एलजी सर ने बड़ी अच्छी पॉलिसी ये लाई है, और जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स हैं, ही इज़ ए वेरी डायनेमिक मैन, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमारी उनसे मीटिंग हुई, ऑन स्पॉट ही गिव्स डिसीजन। तो ये होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन स्पॉट एंड इमीडिएट। जैसे कि अशोक जी ने कहा कि फाइलों में बैठ जाते, वो नहीं चलेगा। अगर आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स लाने हैं, एंड ओलंपिक इन JNK स्टेट देयर इज ओनली 1 पर्सन जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, एंड दैट इज चैन सिंह, हु इज माई शूटर इन JNK स्टेट। सो आप अंदाज़ा लगाओ, इतने करोड़ों अरबों रुपए आया, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस अ सिंगल ओलंपिक। जवाल साहब, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन, एक के ब्रैकेट में इन्होंने सारी स्पोर्ट्स रख दी है, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या इनको ब्रैकेट्स बनाने चाहिए थे? इनको ओलंपिक डिसिप्लिन एक साइड, नॉन ओलंपिक डिसिप्लिन एक साइड में। मैंने कोई परसों पढ़ रहा था, अटा पटा पता नहीं सिल क्या क्या गेम्स हैं जिसकी हमने अभी तक नाम ही नहीं सुने हैं, विच आर नॉन ओलंपिक, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनस्पति। दूसरा, विवेक जी की हमारी मीटिंग हुई थी, तो एडवाइज़र साहब ने भी, उन्होंने कहा था कि हम ये स्पोर्ट्स काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट, हमने कहा एटलीस्ट रिकॉन्स्टिट्यूट द स्पोर्ट्स काउंसिल, 29 members are there, and Honorable LG sir is the chairman, but they have a standing committee of 11 members which meet every 2 to 3 to 4 months. Rather, the general council meets only one, and the standing committee takes the powers from the general council. So the sports council has to be reconstituted, and the people should be of sports background, जिनको कुछ स्पोर्ट्स का पता होएगा। ये हिसाब है कि आई एम अ स्पोर्ट्स मैन, मेरे को कहेंगे कि भाई आप पॉलिटिक्स में आगे लेक्चरबाजी शुरू करो, आई विल नॉट बी एबल टू डू। जवाल साहब, कई चीज़ों का खुलासा किया। अतुल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो तस्वीर हमारे सामने है, जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स हमेशा सरकार की प्रायोरिटी नहीं रही है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस फैन फॉलोइंग से MS स्टेडियम को कन्वर्ट किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच होंगे, आज की जो दुर्दशा हम सब उससे वाकिफ़ है, लेकिन स्पोर्ट्स पॉलिसी से कहीं ना कहीं क्या आशा की एक गिरन बदी है? सर, स्पोर्ट्स पॉलिसी जो थी एक बहुत पुरानी एक डिमांड थी। मुझे लगता है कि हमें 2004 से इस पे मैंने खुद स्ट्रगल करके जॉब लिया, और जब मैं कोर्ट केस होते थे हर चीज़, लेकिन कोर्ट भी यही बोलती थी कि स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई जाए। कि कितने साल हो गए, मैं बोलता हूँ कि लगभग
15-16 ईयर्स से तो हम भी वेट कर रहे थे कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बने, और अब जो स्पोर्ट्स पॉलिसी बन के आई है, एटलीस्ट देर आए दुरुस्त आए, बहुत बढ़िया पॉलिसी बन के आई है। एटलीस्ट हम लोग उस पर थोड़ा सा सेटिस्फाई हैं कि एटलीस्ट जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे या कोई सिस्टम नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी कि किस बेस पे उनको जॉब दी जाए, तो इस स्पोर्ट्स पॉलिसी में सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ऑनरेबल LG साहब का, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक सर का, फ़ारूक सर का एडवाइज़र, नुज़रत गुल मैम जो हमारी लेडी ऑफिसर है, सेक्रेटरी है फर्स्ट, और जनफर अली साहब, इन्होंने बहुत अच्छा एक बहुत जल्दी स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्योंकि यूटी बनने के बाद काफ़ी देर ये हमें लगता रहा कि 3 साल से कि स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि विद इन जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इनिशिएटिव लिया तो उन्होंने बड़ी जल्दी एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बना के तैयार कर दी। अब इस पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि गेस्टेड पोस्ट नहीं थी तो गेस्टेड पोस्ट दी गई, जो जैसे दूसरी स्टेट्स में दी जाती हैं कि हरियाणा, या जहाँ तक पॉलिसी की बात की जाए तो हम लोग बोलते हैं कि हम हरियाणा को फॉलो कर रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, केरल को कर रहे हैं, या दूसरी जो स्टेट जो स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है उनको कैश इंसेंटिव्स प्लस उनको गेस्टेड पोस्ट दी जाती है। तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी बन के आई, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई हैं इसमें। तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग कोई एक मिशन जब चलता है, इस मिशन के लिए कई लोगों ने, कई स्पोर्ट्समैन, कई एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्होंने काम किया इस पॉलिसी को बनाने के लिए, कि डिमांड थी जो। तो आपने देखा होगा पिछले 4-5 प्रोग्राम आपने भी किए तो हमेशा स्पोर्ट्स पॉलिसी पे बात होती थी, लेकिन कहते हैं कि हम जो हमारे फाइटर हैं जिन्होंने इतना काम किया, एट द एंड उनके हाथ कुछ नहीं मिला, क्योंकि टाइम चला जाता है, वक्त गुजरता है। वक्त, आज मैं प्लेयर था, मैं प्लेयर नहीं रहूँगा, मैं फिर मुझे अपनी फील्ड चेंज करनी है, या तो हम अगर सारे प्लेयर्स ही अगर सरेंडर करके बैठ गए तो कोच कौन बनेगा, आने वाला टैलेंट कौन, आने वाले जो प्लेयर्स कौन प्रोड्यूस करेगा। तो वही जो प्लेयर्स हैं वो डिप्लोमा करने जाते हैं, NIS करके आते हैं, और उसके साथ कोचिंग फील्ड में आते हैं, कुछ रेफरी बन जाते हैं, स्पोर्ट्स के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पॉलिसी में जो चीज़ें मुझे लगी कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि स्पोर्ट्स एक रुक चुका था। एज ए कोच मैं बताऊं मेरा एक्सपीरियंस कि मेरे बच्चे गेम छोड़ के बिजनेस में लग पड़े, या कोई कहीं जॉब कर रहा है छोटी मोटी, कोई ड्राइवरी का काम, हर चीज़ बंदा, बहुत छोटी छोटी जॉब उनको अर्निंग, क्योंकि एक स्टेज आ गई जब उनकी एज भी जाने लगी तो फैमिली भी चलानी है उनको। तो अब क्या है कि उन बच्चों के लिए तो हम लोग खुश हैं कि उनके लिए एटलीस्ट आई, और 8 साल की जो वैकेंसी काउंसिल ने निकाली जिसमें अराउंड 500 प्लस एप्लीकेशंस लगी हैं, और इसमें 200 अभी लगेंगे जो नॉन गेस्टेड, और 40 गेस्टेड पोस्ट पे। तो उन चीज़ों में लेकिन एक चीज़ देखी है कि जो कोचेस थे उनके लिए इस पॉलिसी में ज़्यादा कुछ नहीं है। एक परशुराम अवार्ड हैं, और उसके अलावा जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ नहीं है, है उसमें, लेकिन उसमें लिखा है कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स। एक चीज़ उसमें सोचने वाली बात है कि एक प्लेयर जिसने सर्विस ले ली तो उसकी एज छोटी तो नहीं होगी, काफ़ी एज होगी। एक ओलंपिक में अगर हमने मेडल निकालना है तो एक पीक परफॉर्मेंस जो प्लेयर की होगी एज ए प्लेयर, मैं बताऊंगा कि उसकी होती है 18 टू कॉम्बैटिव स्पोर्ट में 18 to 24 तक मैक्सिमम खेल पाता है वो। उसके बाद उसको उसकी परफॉर्मेंस डाउन जाने लगती है। तो उस समय, उस सिचुएशन में वो जॉब भी ले रहा है, इसी एज में जॉब मिलेगी, तो उस जॉब में रह के वो कैसे ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में और एशियन गेम्स में मेडल आएगा। हालांकि उनके सामने ही उनके स्टूडेंट्स को एशियन चैम्पियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में, ओलंपिक्स तो बड़ी बात है, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, सैफ चैम्पियनशिप, सैफ गेम्स, और इसके साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो उनको गेस्टेड पोस्ट मिलेगी, और उसी का कोच जो कोई अगर इंस्पेक्टर है तो उसको, उसके स्टूडेंट को DSP लगाया जाएगा। हालांकि उसने भी हो सकता है सर्विस में रहने के बाद बहुत सारे मेडल्स दिए हों, एज ए कोच अगर देखा जाए तो उसने बहुत सारे प्लेयर्स, उसी प्लेयर को प्रोड्यूस किया हो, तो उनके लिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। और साथ ही इसके जैसे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मैंने देखा, उसमें जब पॉलिसी देखी और उसमें देखा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का जो मेडलिस्ट है उसको भी गेस्टेड, ये एक बड़ा अच्छा था, क्योंकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम भी जो है एक सेकंड हाईएस्ट गेम है आफ्टर ओलंपिक्स।
जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ खेले जाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ लैक कर गई कि आपने एक पॉलिसी में लिखा है डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप, स्टेट चैम्पियनशिप, नेशनल चैम्पियनशिप के सर्टिफिकेट्स भी लगाने हैं। फर्स्ट टाइम हुआ है ये कि इसमें कंसिस्टेंसी देखी गई कि प्लेयर्स ने कैसे खेलता हुआ आ रहा है वो। तो उसमें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की यहाँ बात आ गई, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए आप क्या क्राइटेरिया रखेंगे? उसके लिए आपको ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी को भी मेडल टैली में लाना चाहिए था, और उसके बाद स्टेट लेवल कंपटीशन को भी लाना चाहिए था। वो चीज़ इसमें क्लैक कर गई चीज़ें, क्योंकि पॉलिसी बन गई है, मे बी अमेंडमेंट भी होगी उसमें। तो मैं ये आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस चीज़ पे देखा जाए, फोकस किया जाए, क्योंकि डायरेक्ट फिर तो वही बात आ गई कि डायरेक्ट बच्चा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेल रहा है, चाहे उसका नेशनल मेडल नहीं होगा, सिलेक्शन ट्रायल में जाएगा और ट्रायल देगा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेल लेगा। तो ये थोड़ा सा इसमें है। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही कोचेज़ को, जो कोच प्रोड्यूस कर रहा है प्लेयर को, जो एक प्लेयर को ला रहा है, ओलंपिक तक लेके जा रहा है, एशियन गेम्स तक, कॉमनवेल्थ गेम्स तक, तो उसके लिए भी कुछ रखना चाहिए। और जो इन सर्विस के लिए रखा है इन्होंने, SRO इसमें लिखा है, SRO 349 का जिसने बेनिफिट लिया है वो आगे फर्दर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं एक डिपार्टमेंट में क्लर्क लगा, तो अब पॉलिसी बन गई, पॉलिसी बनने के बाद SRO 349 तो मेरे ख्याल से ख़त्म। अब आउट ये स्पोर्ट्स पॉलिसी बन गई, इसका SRO नहीं है, ये स्पोर्ट्स पॉलिसी है। तो इसमें एक रिलैक्सेशन देनी चाहिए थी कि मुझे भी मेरा हक मिलना चाहिए, दूसरे को भी उसका हक मिलना चाहिए कि वो इस जॉब से रिज़ाइन करके गेस्ट स्टडी के लिए अप्लाई करे, जो चीज़ नहीं हो पाई। तो इसलिए ये चीज़ें अमेंडमेंट होनी चाहिए, और भी बीच में ऐड होनी चाहिए, ऐड ऑन होना चाहिए। और जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जब बनती है तो एटलीस्ट कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, जैसे जमवाल सर ने बोला, अशोक सर ने बोला, कि उसमें स्पोर्ट्स पर्सन को की थोड़ी राय लेनी चाहिए, जिससे कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सोच भी सकें। तो जैसे आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए था सरकार में, अशोक जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के पहले जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें, ब्लॉक लेवल पे जो टैलेंट को उभारने के लिए पंचायत युवा खेल क्रीड़ा अभियान भी शुरू हुआ था, बड़े फैन फ्लॉल से, उसके बाद वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। कई ऐसी योजनाएं आई हैं कि ग्रास रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्रों पे टैलेंट को उभारा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा हर पंचायत में, वो आज कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। एक स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बहुत करीब से आप स्पोर्ट्स को महसूस करते हैं और अपनी कहीं ना कहीं कलम से लिखाते हैं उसको। देखिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है, इसका मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन इस स्पोर्ट्स पॉलिसी को मैं ये भी कहूँगा कि ये एक पुरानी बोतल में नई शराब है। अशोक जी सहमत होंगे मेरे से, क्योंकि पॉलिसी पहले भी थी। बिल्कुल, पॉलिसी बिल्कुल नई नहीं है, या कोई पॉलिसी क्या कोई नया कुछ ले आए हैं, अचानक ऐसा कुछ दे दिया है खिलाड़ियों को कि ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी देने का इन्होंने प्रयास किया है, ये खिलाड़ियों के लिए बहुत कम है। जो अवार्ड मनी जो दिख रहा है हमें, करोड़ रुपया, 75 लाख, 50 लाख, वो एक सपना है। मैं तो कहता हूँ, जैसे मैंने एक प्रोग्राम में एग्जांपल देके कहा था कि ठीक वैसे ही है कि नदी में बाढ़ आई हुई है, सामने पैसे रखे हुए, करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, बंदे को तैरना नहीं आता, उसको कहा जा ले आओ सामने से पैसे। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, कोचेज़ आपके पास नहीं है, जो लेवल वर्ल्ड में चल रहा है उसको आप मैच नहीं कर पा रहे हैं, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप करोड़ रुपये जीतोगे। आज तक जम्बाल साहब ने तो कहा कि चैन सिंह जी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के हैं, बेसिकली वो आर्मी से हैं, तो आर्मी ने उन्हें जो प्रोत्साहन दिया, आर्मी ने जो उनके ऊपर पैसा खर्चा, तो वो मेडल लेने के काबिल बने। अगर स्टेट के ऊपर डिपेंड रहते तो शायद वो नेशनल पे ही ख़त्म हो जाते। और मैं कहूँगा कि आज तक जितनी भी, जहाँ आपने कहा ना 0 लेवल से शुरू होता है, पंचायत लेवल से, ब्लॉक लेवल से, आप बातें जितनी मर्जी कर लीजिए, ज़मीनी हकीकत ये है कि हमारा स्पोर्ट्स जो है वो श्रीनगर और जम्मू तक सीमित है, जम्मू के MA स्टेडियम और श्रीनगर के एक स्टेडियम तक। अब वहाँ पे 70 गेम्स होती हैं, हमारे पास टोटल 43 कोचेज़ हैं। अब वो 73 गेम्स बिना कोचेज़ के कैसे चलती हैं, वो मैं समझ में नहीं, आज तक मेरे को समझ नहीं आया। आज तक हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के पास एक जिम नहीं है। जिम तो एक मामूली चीज़ है ना, होना चाहिए। आज तक हमारे कोचेज़ जो हैं वो डे प्लान नहीं बना पाए, वीकली प्लान नहीं बना पाए, हमारे मंथली प्लान क्या रहेंगे कोई नहीं बना पाया। आप मेडल की बात करते हैं, मेडल ले आओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। भाई साहब, मेडल लेने तक कितना पैसा खर्च होता है खिलाड़ी का,
क्या उसकी तरफ कोई ध्यान दिया गया? मैं वेलकम करता हूँ अशोक जी के टाइम में ही नवीन अग्रवाल जी ने यूथ सफिशिएंट स्पोर्ट्स में जो है वो जो मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट था उसको 10,000 देना शुरू किया था, जो सिल्वर मेडलिस्ट था उसको 7,500 देते थे, और जो क्या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था उसको 5,000 देते थे, और पार्टिसिपेंट को जो थे वो 1,700 रुपये देते थे। लेकिन इतनी बड़ी पॉलिसी बन गई और उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि भाई साहब पार्टिसिपेंट को कितना पैसा मिलेगा। क्या पार्टिसिपेंट को पैसा नहीं मिलना चाहिए? ओलंपिक में चले गए, ओलंपिक में चले जाना क्या मजाक है? एशियन गेम्स में चले जाना क्या मजाक है? कॉमनवेल्थ खेलना कोई आसान काम है? आप वहां जाके ये सोचो कि आपने मेडल लेके ही आना है। अभी जनाब आप बिल्कुल बच्चे हैं, इन्फेंसी में हैं। हाँ बिल्कुल छोटे हैं, आपको प्रोत्साहन के लिए पैसे की ज़रूरत है। हर पेरेंट जो जहाँ स्पोर्ट्स में जितने लोग आते हैं मैक्सिमम जो एक क्लास है वो नहीं आती, वो जिन गेम्स में जाती है उन गेम्स का साथ किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आते हैं वो कितना खर्च करते हैं और कैसे खर्च करते हैं उसके ऊपर का भी ध्यान देने की ज़रूरत थी। किट मनी रखा हुआ है, इस पॉलिसी में भी है, किट मनी मिलेगी बच्चे को। किट मनी अब पूछिए स्पोर्ट्स वालों इनको क्या मिलती है? क्या नहीं मिलती तो देते हैं, मैं बताता हूँ क्या किट मनी देते हैं। एक खो खो वाली किट होती है ना, जो जर्सी, निकर, शूज और सॉक्स। भाई साहब 5,000 में वो भी नहीं आती, लेकिन शूज अगर इन्वॉल्व कर लिया जाए तो, लेकिन चलो मान लिया कि उसका गुजारा हो जाएगा। अब वहीं जम्बाल साहब की तरफ आ जाइए, क्या राइफल का वेपन जो है वो कितने में आता है? अब फेंसिंग की तरफ आ जाइए, उसका वेपन कितने का आता है? उसकी जैकेट कितने की आती है? उसकी किट बनाने में 2 लाख रुपया खर्च होता है। उसका शूज़ जो अगर बच्चे ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाना तो 20,000 15,000 के नीचे शूज़ ही नहीं आता। अब जब बच्चा इतना पैसा खर्चेगा कहाँ से? पहले तो ये है कि कहाँ से खर्चेगा, खर्च के जब वो जाएगा क्या उसको, क्या यूथ सर्विस स्पोर्ट्स से इनको लेसन नहीं लेना चाहिए था? क्या आज तक काउंसिल को स्कॉलरशिप शुरू नहीं कर देनी चाहिए थी? क्या पॉलिसी का हिस्सा नहीं होना चाहिए था कि बच्चा अगर 5 साल से खेल रहा है, नेशनल खेल रहा है, तो उसको कोई स्कॉलरशिप मिले? कब तक वो माँ बाप की तरफ देखता रहेगा? कब तक वो कहेगा पापा आज मेरे को शूज़ नहीं है, आज मेरे पास सॉक्स नहीं है, आज मेरे पास जर्सी नहीं है? पापा कहता छोड़ यार, तू जा कहीं रेडी लगा, फड़ी लगा, काम कर, मेरा सिर मत खा। बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है ना? तो वो जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल जो होता है वो मनी होती है। जब तक पैसा नहीं होगा किसी भी गेम, आप क्रिकेट आज देख रहे हैं पीक पे है, इंडिया हर जगह जो है वो छाई हुई है। क्या जो जम्बाल साहब के टाइम में क्रिकेट को इतना पैसा था? क्या इतने अच्छे रिजल्ट्स आते थे? जितना पैसा इनकी पूरी टीम ने नहीं कमाया होगा, आज एक प्लेयर जो है वो एक सीजन में कमाता है, तभी क्रिकेट आगे निकला है। जब तक आईपीएल आया क्रिकेट का प्रमोशन हुआ। इसी तरह की प्रमोशन जो आईपीएल ही है, ये अगर आप पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या ऊपर लेवल पे आते हैं और स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं तो वो सही में आईपीएल वहाँ से शुरू होती है। अशोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जो है नर्सरी ऑफ स्पोर्ट्स है, बिल्कुल। और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स इनके पास पड़े हुए हैं। पड़े हुए कह रहा हूँ क्योंकि वो बेसिकली पड़े हुए हैं क्योंकि उनका कहीं यूज़ नहीं हो पा रहा। वो सोचते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवा दी, स्टेट चैंपियनशिप करवा ली, जब प्लेयर्स लेके टीम लेके वहाँ आगे ग्राउंड तक आ गए तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। भाई साहब स्पोर्ट्स जो है वो पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यहाँ सिर्फ नौकरी करने का माध्यम नहीं है। स्पोर्ट्स एक मिशन है, आप मिशनरी काम कर रहे हैं, मैं मिशनरी बैठा हुआ हूँ। कुलदीप जम्बाल सर इस समय बैठे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ को, उनका एक मकसद है स्पोर्ट्स पर प्रमोशन होनी चाहिए। स्पोर्ट्स सर अशोक सर ने बड़ी अच्छी पोस्ट से रिटायरमेंट लेके, रिटायरमेंट के बाद लाइफ शुरू होती है, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ शुरू करने के बजाय कटरा में गेम को प्रमोट कर दिया। बड़ी अच्छी चीज़ है, ये एक सोच होनी चाहिए। अतुल जी अगर कह रहे हैं कि हाँ भाई स्पोर्ट्समैन की लाइफ जो है वो 25 साल होती है, बिल्कुल सही है। स्पोर्ट्स खेलने की लाइफ जो है 25-30 साल ही है, लेकिन भाई साहब सही लाइफ तो उसके बाद शुरू होती है। सही मिशन तो आपका वहाँ से शुरू होता है। जो सपने, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने सपने जो है अपने बच्चे के माध्यम से पूरे करते हैं, और कोचेज जो होते हैं वो अपने सपने जो अपने प्लेयर्स के माध्यम से देखते हैं। अतुल जी अभी क्योंकि एम्बिशियस हैं, चाहते हैं कि गेस्टेड अफसर बने, लेकिन कोच को सबसे बड़ी खुशी उस समय होती है जब उसका बच्चा जो है इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है या गेस्टेड अफसर बन के आ जाता है। क्यों खुशी होती है? क्योंकि उसको लगता है कि मैंने जो नहीं किया, जो मैं चाहता था वो उसने करके दिखा दिया। तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात थी कि एक बिल्कुल छोटे लेवल से हम शुरू करते। हमने अब जम्बाल साहब ने भी कहा कि हमने ऊपर ओलंपिक्स के लिए पैसे रख लिए, सैफ गेम्स के लिए पैसे, हमें नीचे लेवल से शुरू करना चाहिए था।
नर्सरी लेवल से। यूथ सफिशिएंट स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट्स हैं, यूथ सफिशिएंट स्पोर्ट्स बिल्कुल नर्सरी है, वो 5वीं क्लास से लेके 12th तक के बच्चों के उनके पास ही रहते हैं और वही आगे ले जाते हैं, उनको वही उनको तराशना होता है। आप मेरे को बताइए यूथ सफिशिएंट स्पोर्ट्स के किसी कोच ने कोई 10 प्लेयर तैयार कर दिए हों? हाँ है, मेरे पास है एक प्लेयर है यूथ सफिशिएंट स्पोर्ट्स में, लेकिन आज वो कोच ना रह के क्लैरिकल वहाँ काम कर रहा है। वो जहाँ जाते थे वहाँ जाके एक टीम खड़ी कर देते थे। मेरे को याद है अशोक जी का टाइम जब वो स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, मैंने देखा हुआ है वो बच्चों को लोगों को प्रमोट करते थे, उस टीम को प्रमोट करते थे, उस क्लब को प्रमोट करते थे जो क्लब नीचे से आके काम करता था। जब तक आप उस तरह की प्रमोशंस नहीं करोगे, जब तक पंचायत लेवल पे अगर कोई अच्छी टूर्नामेंट होती है और वहाँ अगर स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई अधिकारी चला जाता है और उसको शाबाशी दे जाता है, तो आप यकीन मानिए वो क्लब दूसरे साल जो है वो आपके नेशनल लेवल के कंपटीशंस के लिए तैयार होगा। अशोक जी, आपने कई चीज़ों का खुलासा किया, बेबाकी से सीधी बात के माध्यम से सीधी बात की आपने। अशोक जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, जो फैक्ट्स हैं यहाँ पर अशोक जी ने उजागर किए हैं और उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स पॉलिसी के अलावा भी बहुत चीज़ें, जैसे पाइका की अगर हम बात करें, पंचायत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई चीज़ें आई हैं। क्या कहेंगे कि वाकई ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक कम्बिनेशन, वो लिंक मिस नज़र आ रहा है? मैं ऐसे कहूँगा, इस पॉलिसी में मैंने जो स्टडी किया है डीपली, प्रोविजन इज़ देयर। प्रोविजन इसमें इन्होंने रखा है, ओलंपिक मेडलिस्ट होगा, एशियन गेम्स मेडलिस्ट होगा, कॉमनवेल्थ का होगा, और उसके अलावा नीचे नेशनल मेडलिस्ट, उनको वो प्राइज मनी या कैश अवार्ड भी रखा हुआ। दैट इज़ वेरी गुड। जहाँ तक अशोक जी का ताल्लुक है, जो हमारे ग्राउंड लेवल से, विलेज लेवल से या ब्लॉक लेवल से या स्टेट लेवल से स्कूल्स की बात ये जनरली कर रहे हैं, मैं इस पर रोशनी डालना चाहूँगा। इस पॉलिसी में एक चीज़ मैंने मिस पाई, जो बेटेज में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंटरनेशनल बच्चे ISSF, इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसके साथ मैं काफ़ी जुड़ा रहा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भारत का नेतृत्व करने के लिए, और एशियन कंट्रीज़ का, एशियन कॉन्टिनेंट का नेतृत्व मैंने बच्चों का किया वर्ल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल मीट फ्रांस में। उसमें भी इस तरह के इश्यूज डिस्कशन में आए, पॉलिसीज मैटर पे डिस्कशन में आई, एशियन इश्यूज थे हमारे, डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, उसमें मैंने डेलीब्रेट किया। उसमें ये था फाउंडेशन लेवल पे बच्चे को इंसेंटिवाइज करना, उसका प्रॉपर ध्यान देना। बच्चे को अगर कोच को या उसको हैंडल करने वाला उसको नॉलेज नहीं है, तो बच्चे के फ्यूचर के साथ, बच्चे के पोस्चर के साथ नहीं खेलना चाहिए। मैंने यहाँ देखा है, माइंड ना करें हमारे जो कुछ लोग हैं, ओपन सीधी बात है, हाई जंप, लॉन्ग जंप होता है, पिट प्रॉपर खुद ही नहीं होती उसमें, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी मिडिल सेक्शंस के, वो उधर कर रहे हैं। कुश्ती के लिए अगर आपके पास मैट्स नहीं, कम से कम खोदी हुई ज़मीन हो, बिना उस पर ही वो घास में ही कराएंगे, ब्रेन इंजरी हो सकती है, उसका पोस्चर ख़राब हो सकता है, उसकी हड्डी टूट सकती है, लाइफ लॉन्ग के लिए वो हैंडीकैप हो गया। ये एक वन सॉर्ट ऑफ क्राइम इज़ देयर। ये बच्चों के साथ, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक इंसेंटिवाइज का ताल्लुक है, इनका कहना है स्कॉलरशिप जो पार्टिसिपेंट्स है, कोई गरीब फैमिली से, स्पोर्ट्स मैन जो मेजर गेम्स में आता है वो गरीब फैमिली से होते हैं जनरली, तो उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। उसको सपोर्ट भी दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट दीजिए, उसको प्रॉपर किट्स दीजिए, प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए। और जहाँ तक अतुल जी और आपने कहा, जमाल साहब ने कहा टैलेंट का सर्च का, मैं ये कहूँगा चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल है, यूथ सर्ची स्पोर्ट्स एजुकेशन है, यहाँ भी कोई टूर्नामेंट, क्लब की टूर्नामेंट चल रही है, इंटर स्कूल चल रही है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चल रही है, एसोसिएशन की टूर्नामेंट चल रही है, जहाँ फिट इंडिया का वो जो आप कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो सिलेबस या उसकी जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे घुसना चाहिए, वहाँ से टैलेंट निकालिए, वहाँ से बीच में जाके टैलेंट निकालिए। तो हमारी स्टेट जो ओलंपिक्स में जो हमारा जिसमें मिशन में लिखा है, विजन में लिखा है, ओलंपिक्स में एक्सीलेंस, ओलंपिक्स में मेडल, एशिया में मेडल, वो मिल सकते हैं। बहुत टैलेंट है J&K पे, कमी नहीं है, सिर्फ बिल इज़ रिक्वायर्ड। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस पॉलिसी में 1973 की एजुकेशन पॉलिसी, JD शर्मा जी थे IAS ऑफिसर, उनके समय में निकली, उसको भी ये स्टडी करें,
बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें। एक पॉइंट से मैं बहुत सहमति मैंने व्यक्त की और अच्छा लगा, और भी बहुत अच्छे पॉइंट थे उसमें। उन्होंने ये डिफ़ाइन किया है, स्कूल जो होगा, हर स्कूल मिडिल लेवल का जो स्कूल होगा उसके पास 2 कनाल या 1.5 कनाल जगह होनी मैंडेटरी है। हायर सेकेंडरी के पास इतनी प्ले फील्ड होना ज़रूरी है, कॉलेज के साथ इतना प्ले फील्ड होना ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा इस पॉलिसी में, आई थिंक दैट पॉइंट इज़ मिसिंग। इस पॉलिसी में ये इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। हर स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट स्कूल जो खुल रहे हैं नए, उनको रिकॉग्निशन आप तब दीजिए जब वो अपना वो उसमें मैंडेटरी रखें। हम मिडिल स्कूल लेवल का अगर स्कूल खोल रहे हैं, हमारे पास इतना प्ले फील्ड हम मुहैया करवाएंगे बच्चों के लिए। उसके बाद एक छोटा सा, कम बड़ा नहीं, छोटा इंडोर हॉल, टीटी, बैडमिंटन, उसके लिए योगा के लिए, मार्शल आर्ट के लिए, रेसलिंग के लिए वो मुहैया करवाएंगे। और उसके साथ ये एक मैंडेटरी होना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट में लेक्चर्स लगे हुए हैं हर सेकेंडरी स्कूल में, कॉलेजेस में लगे हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये मैंडेटरी होना चाहिए। वो भी अपॉइंट करें कोचिस, पीटीज, पीएम्स, या ये कॉलेज हैं प्राइवेट, वो लेक्चर्स जरूर अपॉइंट करें, क्योंकि ये सिलेबस यूनिफॉर्म है। सिलेबस सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए ही नहीं है, ये प्राइवेट, चाहे वो कॉलेजेस है चाहे वो स्कूल्स हैं, उनके लिए भी ये है। 10+2 में ये कंपलसरी हुआ है फिजिकल एजुकेशन, इसको करने के लिए। जहाँ तक आपका इंसेंटिव वाइज का ताल्लुक है, ये मैं सहमति करता हूँ। इसमें उनको, बच्चों को आशा करता हूँ इसमें प्रोविज़न है और इस पर किया जाएगा। सिर्फ सीरियस थाट्स और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, रिजल्ट्स, मैं बिलीव करता हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन, रिजल्ट्स वो हैं जो ग्राउंड लेवल पे हमको दिखे। बिल्डिंग बनी वो दिखाई दे रही है, सिर्फ मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, वो करेंगे, उसमें वो नहीं होना चाहिए, इसमें होगा। एक मैं चीज़ आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, हर स्कूल में, हर विलेज में प्ले फील्ड का इन्होंने प्रोविजन रखा हुआ, बिल्कुल देंगे हम विलेज लेवल पे। पाइका की, सूरी साहब आपने बात की पाइका की, पंचायत युवा खेल क्रीड़ा, और भी बड़ी स्कीमें चली, करोड़ों रुपए उस पर स्पेंड हुए, बिल्कुल करोड़ों रुपए। वो इनकम टैक्स पेयर्स हैं या कामनर हैं, उनके पॉकेट से गया। उसको भी देखने की ज़रूरत है, उसको कंबाइन करने की ज़रूरत है इस पॉलिसी के साथ। वो जो प्ले फील्ड डेवलप हुए इतने, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या वो पैसा वेस्ट हो गया, उसको हम क्या सेट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ तो यूज़ हो रहा है, कुछ जो पुराने समय में जब 50,000 60,000 ग्रांट्स होती थी डिस्ट्रिक्ट पे, अतुल जी ने भी पता, पुरानी बात कर रहे हैं, अशोक जी, जमाल साहब जानते हैं, 50-60,000 हमारे पास ग्रांट्स होती थी। मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा, रामनगर यूथ हॉस्टल है, सेंटर बहुत बढ़िया सेंटर है। वहाँ जब पीक में मिलिटेंसी थी, वहाँ से फिज़िकल कॉलेज वहाँ शिफ्ट होगा, वहाँ फिज़िकल कॉलेज की CPED की क्लासेस, BPED की क्लासेस चलती रही। नॉर्दर्न इंडिया स्टेट लेवल योगा के कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, कोचिंग कैंप्स, स्काउट्स गाइड्स के कैंप्स वो होते थे, ट्रैकिंग होती थी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था, ग्रांट 50-60,000 होती थी, यूथ फेस्टिवल्स होते थे, ट्रैकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग होती थी, तो काफ़ी गेम्स कवर होते, यूथ रैलीज होती थी। ये चीज़ों को रिवाइव करना। एक चीज़ और मैं बताऊँ, पहले एक समर गेम्स होती थी कश्मीर को और जम्मू को इंटेग्रेट करने की भी ज़रूरत है। बहुत अच्छी स्कीम है, उसको मैं चाहूँगा अपने ऑनरेबल गवर्नर साहब और एडवाइज़र साहब इसको ज़रूर इसमें रोशनी डालें। समर गेम्स जम्मू में होती थी, कश्मीर प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट से सभी बच्चे खेलने के लिए आते हैं डिफरेंट गेम्स में। और विंटर गेम्स में क्या होता था, हमारे जम्मू के बच्चे सभी वहाँ श्रीनगर में जाते थे, इवन के पंजाब की वहाँ से टीमें आती थी, वहाँ कैंप लगाते। सरदार मिल्खा सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, फिर उनकी मैडम भी डायरेक्टर एजुकेशन रही है पंजाब में, वो भी आते थे, राजस्थान से कैंप्स लगते थे। उसका कल्चर का इसमें है प्रोविजन। एटमॉस्फेयर पैदा करेंगे, एटमॉस्फेयर तभी पैदा होगा जब हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को इसमें इन्वॉल्व करोगे, जब आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, तभी बच्चों को भेजेंगे, आगे लाएंगे। और बच्चों की सुरक्षा, जब नेशनल बच्चा हमारा जाए, जम्मू कश्मीर का नेशनल के लिए या इंटरनेशनल के लिए, उसकी स्पॉट इंश्योरेंस भी करवा दीजिए, बच्चों को कुछ भी हो सकता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एक दफ़ा हमारी पहले जो आपने कहा स्पोर्ट्स पॉलिसी का, मैं भी वहाँ पार्ट रहा हूँ जो पहले बनी,
तो उसमें काफ़ी इसमें क्लॉजेस हैं, काफ़ी प्रोविजंस में है। एक मैं डिस्कशन कर रहा था वहाँ अपने चेयरमैन से, इसमें एक प्रोविजन रखो सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेयर्स। उन्होंने कहा शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ये ज़रूरत है, मैं खुद एस्कॉर्ट रहा हूँ, मैनेजर रहा हूँ, कोच रहा हूँ, एक एजुकेशनिस्ट भी रहा हूँ, फिज़िकल एजुकेशनिस्ट। बात डिस्कशन चल रही थी, उसके बाद क्या होता है कि फ़ोन आता है वहाँ बिहार से हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, आपकी बच्ची नीचे गिर गई ट्रेन से, खेलने के लिए जा रही थी रांची के पास, भागो देखो क्या है हुआ। फिर सभी वो हम भागे, सभी आगे पीछे जितने भी थे सभी लोग, डायरेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी सभी लोग। फिर पता चला वो गिरी, बट थैंक गॉड के वो बच गई। उधमपुर की लड़की थी वो बच्ची, स्कूल गेम्स खेलने जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा ये तो बहुत बाजू पॉइंट है। जमाल साहब जी, क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम आपने कई यहाँ पर सजेशन दी हैं। जमाल साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह आप सभी स्पोर्ट्स पर्सन हैं और विडम्बना ये है कि स्टेक होल्डर्स को राय नहीं ली गई, और कई जगह से फीडबैक ये भी आ रहा है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था, सजेशन सीख करने चाहिए थे, ताकि और भी बेहतर तरीके से स्पोर्ट्स पॉलिसी स्पोर्ट्स के वेलफेयर के लिए, उत्थान के लिए कार्य कर सके। स्पेशली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र यहाँ पर अशोक जी ने किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि आप खुद एक क्रिकेट के प्लेयर रहे हैं, MM स्टेडियम की जो हालत है वो अपनी दुर्दशा खुद बयां कर रही है। क्या जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की अशा ज़रूरत है? दूसरा, जो हमारे यहाँ पर रिनाउंड इंटरनेशनल प्लेयर्स जो ब्रेन ड्रेन की बात करें, बाहर चला गया है, क्या स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत उनको रिकॉल या वापस बुलाना नहीं चाहिए था, ताकि उनके टैलेंट को यहाँ पर यूज़ किया जा सके? विवेक जी, आपका पॉइंट बिल्कुल फर्स्ट क्लास, अप टू द मार्क है। जब तक हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन को वापस नहीं लाएंगे जो बाहर चले गए हैं, वो बाहर क्यों गए? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, लैक ऑफ फाइनेंशियल लैक ऑफ इंसेंटिव्स एंड इंसेंटिव्स, नो इंसेंटिव्स, दैट इज द मेन कॉज। तभी वो बाहर गए। हमारे एक जिक्र करता हूँ, हमारे जो शूटर्स हैं, वी डोंट हैव अ रेंज इन JNK स्टेट एंड वी हैव गॉट 38 मेडल्स एट द नेशनल लेवल। हमारे लड़के बाहर जा रहे हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों? बिकॉज दे डोंट हैव एनी रेंज है। अगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस अंडर द सिविल एक्शन प्रोग्राम हमको सपोर्ट नहीं करें, वी आर जीरो। बिल्कुल सही। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर दिलबाग सिंह जी, जो हर एक गेम में, सिर्फ शूटिंग नहीं, हर एक गेम में जो सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस की, आर्म पुलिस। दूसरा, कोचेज नहीं है हमारे पास विवेक जी, आप अंदाज़ा लगाओ ना। विदाउट कोचेज, पुलिस से हमने डेपुटेशन पर लिए, आते हैं, कराते हैं, वी डोंट हैव कोचेज। जब तक कोचेज नहीं होंगे, जब तक आपका खानसामा नहीं होएगा, आप खाना क्या खिलाओगे अपने मेहमानों को? और भूखे पेट फौजी लड़ नहीं सकते, पेट जाएंगे या उबली हुई दाल खिलाओगे? यू हैव टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड गुड कोचेज। जिस तरह अतुल जी ने कहा, कोचेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्लास में टीचर है, मुझे आप टीचर लगा दो मैथमेटिक्स का और मेरे को मैथमेटिक्स आती नहीं होएगी, तो मेरी क्लास वाले तो जीरो ही लेंगे ना। इट्स कॉमन सेंस, यू डोंट हैव टू यूज मच ऑफ सेंस, इट्स कॉमन सेंस। सो जो आपने पॉइंट कहा, हमको उनको वापस ले आना पड़ेगा, मगर वापस आएंगे जब आप उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दोगे, बिल्कुल, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड क्लास। आप वर्ल्ड क्लास आप कह रहे हैं कि हमको ओलंपिक्स और ये लो, हाउ विल यू गिव व्हेन यू don't give them infrastructure? How will they reach at the international level? Security of a good job. Security of a good job, वो तो आपने दी है, चलो इस पॉलिसी में। नहीं, अगर उनको बुलाना है तो हाँ, वो तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है ना। ये चैन सिंह जी अभी आए थे, तो मैंने उनको मिलाया सबके साथ, सेक्रेटरी ये दूसरे तीसरे। मैंने कहा आप नौकरी छोड़ के आ जाओ और इधर हमारे को ट्रेनिंग दो। वो कहते सर JNK गवर्नमेंट की एश्योरेंस से नहीं काम चलेगा, कुछ राइटिंग में दो, आई लीव एंड कम एंड ओपन अ शूटिंग अकेडमी एंड आई विल गेट ओलंपिक लेवल शूटर्स हियर। मगर वो ये है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंसेंटिव। जब तक ये तीन चीजें नहीं होगी, आपके प्लेयर्स वापस क्यों आएंगे? आप मुझे बताइए ना। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे बच्चे जो यूक्रेन गए पढ़ने के लिए क्यों गए? यहाँ सीटें नहीं मिलती हैं।
यहाँ कौन देगा 4 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया और सीट लेगा? हर एक पेरेंट्स के पास इतनी नहीं होती है। सो सेम इज द केस है। वो पेरेंट्स, जिस तरह अशोक जी ने कहा कि लड़के बाहर, और मैक्सिमम जब तक आप रूरल टैलेंट को नहीं इंसेंटिव दोगे, आपको नहीं है। अर्बन एरिया में थोड़े लोग आते हैं, रूरल एरिया में 90% हमारा जो टैलेंट है इट इज इन द रूरल एरिया। एग्जैक्टली। एंड जब तक हम रूरल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, जैसे कि अशोक जी ने कहा, वो फील्ड ये वो, कम से कम कबड्डी, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये 4 चीज़ें तो आप दो। ये रूरल एरिया में हमारे किस तरह नहीं आएंगे? हमारे बच्चे, हमारे जो सांबे में शूटर्स हैं ना, वो बोतल ऊपर फेंक के ना .22 से बोतलें उड़ाते हैं, मगर देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करें हम? कमियां काफ़ी हैं। अतुल जी, यहाँ से आगे क्या आशा कर सकते हैं? सर, जैसे सभी ने बोला, बड़े अच्छे अच्छे सुझाव दिए इस पॉलिसी के रिलेटेड। जैसे अभी आपने बात की, जो प्लेयर्स जो कोचेज जो छोड़ चुके हैं, जैसे हमारे प्लेयर चैन सिंह जो ओलंपियन है, और अरुण मल्होत्रा जो इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर, तो ऐसे प्लेयर्स जो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, मतलब लेकिन फिर भी वो यहाँ जम्मू आके कॉज कहीं ना कहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को बाहर से लाना चाहिए, उनको प्रायोरिटी पे इधर अच्छी जॉब देनी चाहिए। अब हमेशा कोई भी वापस आएगा, वो किस लिए आएगा? अगर उसको एश्योरिटी होगी कि भाई उसको वहाँ से बेस्ट जॉब मिलेगी। अब जैसे मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोच अपॉइंट हुआ 2013, मेरी गेस्टेड पोस्ट थी। अब यहाँ पर मैं टीचर हूँ, लेकिन मेरा कुछ और था कि मुझे अपनी स्टेट को सर्व करना था, कि मैं वापस आया तो वैसे ही। लेकिन हर मतलब अगर मुझे यहाँ था कि यहाँ ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पर गेम ज़्यादा पॉपुलर होगी हमारी, ना कि एक, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसफ़र होती रहेगी कभी कहीं। तो वैसे ही अगर अरुण है, अरुण तो आते रहते हैं यहाँ पर और करवाते रहते हैं ट्रेनिंग। हमारे जो कोचेज़ हैं, जैसे कुलदीप पांडू है, रशीद अहमद हैं फेंसिंग के, बाली मैडम, अर्जुन अवाडिया, बिल्किस मीर हैं, ये नेशनल कोच भी रहे। और अभी मैं बताऊं कि आपको ज़्यादा मतलब आपको पता होगा कि जो भी मेडल विनिंग स्पोर्ट हैं हमारे स्टेट में, वो है जैसे ताइक्वांडो, वुशु, फेंसिंग, वाटर स्पोर्ट्स और जिम्नास्टिक्स। इन पे ज़्यादा फोकस करना की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा फंडिंग, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो टैलेंट सर्च करना है। जैसे सर ने बताया, अशोक सर ने भी, जमाल सर ने भी, सब ने यही बात बोली कि टैलेंट सर्च। मैं यहाँ तक बताऊँ कि टैलेंट, हमारा टैलेंट सिर्फ टाउन तक नहीं है, टाउन से बाहर हमें जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एकेडमी इस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर ना हो सके स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज़ पे, हमें जम्मू और कश्मीर में एक सेंटर, जो मेन सेंटर बनाना चाहिए, और हमारे जो कोचेज़ हैं उनको टैलेंट सर्च के लिए भेजा जाना चाहिए हर साल। वहाँ से वो बच्चे जो रूरल एरियाज़ हैं उनसे बच्चे लाएं और उनको यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और उनको यहाँ रख के ट्रेन करें। उसी से आगे डेवलपमेंट होगी। आगे स्पोर्ट्स के लिए हमारे मतलब ज़्यादा मेडल आएंगे हमारे, और मुझे यकीन है। और हमारे इसके साथ ही हमारे जो कोचेज़ हैं उनका मैं भूल गया कि हमारे कुछ कोचेज़ भी हैं जो NIS डिप्लोमा जिन्होंने किया है, 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स वालों की बात नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी हैं हमारी स्टेट के अंदर, UT के अंदर। बट जो NIS कोचेज़ हैं वो भी बाहर कहीं यूनिवर्सिटी में और किसी दूसरी स्टेट में काम कर रहे हैं, उनको भी वापस लाना चाहिए। उसके पहले देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ बता रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर हॉल बन रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा वो लिया है। हम चाहते हैं, हम भी यही सोच रहे हैं कि एकदम से सब कुछ हो जाए। मैंने भी अपने स्पोर्ट्स कैरियर में देखा, हम तो मिट्टी की ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज की डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर हॉल बन चुका है। और धीरे धीरे मतलब उसमें होगा कि अब हम बोलेंगे कि हमारी 50 गेम है तो 50 को इंडोर हॉल मिल जाए, धीरे धीरे होगा। स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ तक बात की, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स काउंसिल अभी मिल के काम कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ एडवाइज़र साहब और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब। अब ये दोनों डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं और मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी इसमें बात है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स पॉलिसी में भी दोनों डिपार्टमेंट मिल के काम कर रहे हैं। और जो कोचेज़ हैं, कोचेज़ की रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो गया। अब हमारे कोचेज़ भी हैं जो जम्मू से ज़्यादा कोचेज़ हैं और कश्मीर डिवीज़न में भी श्रीनगर से ज़्यादा कोचेज़ होंगे। लेकिन अगर जम्मू के कोच जम्मू में ही रहेंगे, हमारे पास यहाँ पर अगर 30 कोच हैं जो NIS डिप्लोमा होल्डर, तो उनको जम्मू में ही कैंसी उनको एडजस्ट किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार हो चुका है मोस्टली। और हमें टाइम ना वेस्ट करते हुए उन
कोचेज़ को अपॉइंटमेंट उनकी निकालनी चाहिए। जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी है, मुझे उम्मीद है कि कोचेज़ की भी रिक्रूटमेंट जल्दी हो जाएगी। और जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट में जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन गए हैं, उसके लिए भी हमें सुनने में आया कि स्पोर्ट्स काउंसिल में उनको एडजस्ट किया जा रहा है, उनको डेप्यूटेशन पर लाया जा रहा है। मैं खुद स्पोर्ट्स काउंसिल में डिप्यूटेड हूँ। ऐसे कुछ और हमारे कोचेज़ हैं वो डिप्यूट हैं। हमारे बहुत अच्छे जैसे सर ने बताया यूथ सर्विस स्पोर्ट्स में हमारे क्लरिकल काम कर रहे हैं या टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी भी सर्विसेज यूटिलाइज़ की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, स्पोर्ट्स पॉलिसी, कोई भी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनती है किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, उसके लिए एक मिशन होता है ओलंपिक्स मेडल, ओलंपिक पोडियम ही मेन है टारगेट। बट बदकिस्मती से कुछ मतलब हमारी जो सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी ओलंपिक एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर की, इसका बहुत बड़ा इसमें लैक है। आप ओलंपिक एसोसिएशन की लिस्ट देखेंगे जो इनके मीटिंग्स होती हैं या कोई मेंबर्स हैं, उसमें ओलंपिक्स के अलावा ओलंपिक गेम्स से ज़्यादा तो मुझे लगता है नॉन ओलंपिक गेम्स हैं उसमें। अगर उनसे बात की जाए, उनको भी अगर प्रोग्राम में वो आएँ, अगर बताएं कि भाई आप ओलंपिक्स में बात, हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम स्पोर्ट्स काउंसिल को क्रिटिसाइज़ करेंगे, हम डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे, बट एक जो मेन हमारा है जो एक गेम्स को, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स काउंसिल ओलंपिक्स में टीम नहीं भेजेगा, वो थ्रू ओलंपिक एसोसिएशन जाएगी। और जो नेशनल गेम्स होती हैं उसमें भी ओलंपिक के थ्रू जाएगी। जब ओलंपिक्स वाले खुद ही मतलब काम नहीं करेंगे, रंगील सिंह अवार्ड की मुझे सिंबाल सबको को पता होगा, यहाँ सबको मुझे लगता है 15-16 हज़ार उसका अवार्ड होता है हर साल। ओलंपिक एसोसिएशन को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर ओलंपिक गेम्स नहीं होती है, स्टेट ओलंपिक्स। दूसरी स्टेटों में चले जाइए, यूटीज़ में चले जाइए, वहाँ ओलंपिक गेम्स होती हैं, वो पैसा उस चीज़ के लिए मिला जाता है। यहाँ सिर्फ एक रंगील सिंह अवार्ड देके उसमें भी अपनी एसोसिएशन जो उनके पास हैं, मतलब ये सीधी बात है, इसलिए सीधी बात ही कर रहा हूँ मैं कि वहाँ पर जो एसोसिएशन है, एक एसोसिएशन जो चलती है एक घर से चलेगी, वहाँ पर दर्जनों एसोसिएशन एक ही घर से चलती हैं। और यहाँ तक स्पोर्ट्स अगर ख़राब हो रहा है, हम हर जगह स्पोर्ट्स काउंसिल को बोलते हैं और यूथ सर्विस स्पोर्ट्स को बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि सबसे पहले एसोसिएशंस को ठीक करना चाहिए। ओलंपिक जो हमारा सबसे बड़ा हेड है, जो हमारा इंडियन ओलंपिक के बाद हमारे JNK ओलंपिक है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उस पर कोई बात नहीं करता है। तो मैं दोबारा पाऊँगा कि समय की सीमा है। अशोक जी, चलते चलते यहाँ से आगे जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो आपकी नज़र में क्या जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स को गुटबाजी खा रही है? क्योंकि कई पैडल एसोसिएशन बन चुकी हैं। विवेक जी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसी विभाग का किसी के साथ कोई तालमेल नहीं है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ कोई तालमेल नहीं है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हेल्थ के साथ कोई कंसर्न नहीं है, टूरिज्म का इंडस्ट्री के साथ कोई लिंक नहीं है। अब आप कहेंगे कि टूरिज्म और इंडस्ट्री कहाँ से ले आए? भाई साहब, आप इंडस्ट्री को इस समय लाखों रुपए का इंसेंटिव्स दे रहे हैं। बिल्कुल कहिए ना, अगर आप चाहते हैं खेल संस्कृति पनपे, जब तक खेल संस्कृति नहीं होगी खेल नहीं हो सकता। CSR प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आप सिंपल ये कह दें यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स करेगा, काउंसिल करेगा, आप करेगा, ये करेगा, वो नहीं हो सकता। हर घर से एक निकलनी चाहिए, मेरा बेटा स्टेडियम तक जाए, पर क्यों जाए, कैसे जाए, उसके लिए प्रोग्राम से आकॉर्ड करने की जरूरत है। इंडस्ट्री की मैंने बात कही, आप इंडस्ट्रीज को इतना इंसेंटिव दे रहे हैं, कहिए ना उनको एक एक गेम भी अडॉप्ट कर लीजिए। कॉर्पोरेट सोशल कॉर्पोरेट सेक्टर जो आए एक एक गेम अडॉप्ट कर ले, छोड़िए वो अगर नहीं कर सकते, आपके यहाँ भी तो इंडस्ट्री है, एक एक प्लेयर को अडॉप्ट कर लीजिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को पैसे देने की, लेने की। आप अगर बाहर से इतना इंसेंटिव दे के उनको ला रहे हैं, उनको अगर वो एक गेम ले आते हैं या एक वो ग्राउंड अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे अब रोटरीज जो थी वो जब प्राइवेट सेक्टर को दी गई तो रोटरीज फर्स्ट क्लास चलने लगी, तो ऐसे ही ग्राउंड जो है वो दे दीजिए प्राइवेट सेक्टर को, लगाने लीजिए उनको अपना बैनर, कोई फर्क नहीं पड़ता, जमीन पे अतिक्रमण नहीं हो जाएगा, उससे ग्राउंड मेंटेन हो जाएगी, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह अब कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, यूथ सर्विस काउंसिल की अगर कोऑर्डिनेशन हो तो ठीक है, वहाँ पे जो टीचर्स बेकार बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको काउंसिल में ले आइए, शाम को 2 घंटे उनको प्रैक्टिस करवाने दीजिए, वहाँ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोचेज़ की कमी तो है ना, एक एक हाल में अगर 50-50 बच्चे बैठे हैं तो 50 बच्चों के साथ जस्टिफाई नहीं हो सकता। अंडर 17 की ट्रेनिंग अलग होती है, अंडर 14 की अलग होती है, अंडर 12 की अलग होती है, ग्राउंड वर्क अलग होता है, टेक्निकल एक पहलू अलग होता है। तो मैं तो कहता हूँ एक ही हॉल में 5 कोचेज की जरूरत रहती है, यहाँ तो एक भी नहीं है।
तो क्यों नहीं है, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, प्रयोग नहीं हो रहा। अब मेडिकल डिपार्टमेंट में लाया, क्यों लाया? सबसे, जैसे अशोक जी ने कहा, इंजरी सबसे बड़ी वो बदकिस्मती है, वो इंजरी है। और आप बताइए, स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के पास क्या एक फिजियोथेरेपिस्ट है? क्या एक डिस्पेंसरी है? स्टेडियम में किसी के चलते हुए घुटना टूट जाए, क्या वहां पे कोई ट्रीटमेंट करने वाला है? क्या आपने अपने कोचेज को ऐसा ट्रेंड किया हुआ है कि वो आज के हिसाब से उनको फिजियोथेरेपी दे सके, उनकी ट्रीटमेंट कर सके? जो जी आपको याद होगा, डॉक्टर संजोग तक पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, सर स्पोर्ट्स मेडिसिन एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनका यूटिलाइज नहीं किया गया, वो कहीं और जाके काम कर रही हैं। लोग प्रेफर करते हैं, मेरे बच्चे को इंजरी होगी, मैं सबसे पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन के पास भागूंगा, लेकिन वो उसके पास हॉस्पिटल में इतना रश होगा कि वो आप तक पहुंच ही नहीं पाओगे, तो बेकार हो गया उसकी ट्रेनिंग बेकार हो गई, करोड़ों रुपया बेकार हो गया, आपके बच्चों को वो जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिली। उन्होंने इंश्योरेंस की बात कही, सबसे पहले जरूरी है इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल। आप पॉलिसी की बात कर रहे थे, पॉलिसी में कहीं क्या ट्रैवल्स की बात की है, जैसे या कैंप्स की बात की है, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा हूँ। इन्होंने समर गेम्स की बात कही, समर गेम्स वो थी आपस में मतलब तालमेल की बात। ये जम्वाल साहब जो है रणजी खेलते थे, 3 प्लेयर जम्मू के, 11 श्रीनगर के, क्या वो खेलने देंगे जम्मू वाले को? उनको पता ही नहीं होगा ये लेग स्पिन करता है या ऑफ स्पिन करता है, तू बैठ बैठा ठहर जा, इसको करने दे बॉलिंग। जब तक एक चुनी हुई टीम, कोई कैंप नहीं होता, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स वालों को पूछ लीजिए, वो टीम डिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, स्टेट करवाते हैं, स्टेट करवाने के बाद वो नेशनल टीम उनकी तैयार होती है, चले जाते हैं। स्टेट टीम जो तैयार होती है, एक प्लेयर बड़गाम से होगा, दूसरा उधमपुर से होगा, तीसरा कठुआ से होगा, चौथा जो है जम्मू से होगा, और टीम कौन किसकी क्या पावर है, कौन फॉरवर्ड खेल सकता है, कौन बैक खेल सकता है, एक ये पता होगा कि भाई यहाँ गोलकीपर ये वाला जा रहा है, लेकिन किसकी क्या स्ट्रेंथ है वो किसी को पता नहीं होगा। क्यों नहीं एक कैंप लग जाता? ठीक है ना, आप नेशनल जाने से पहले अगर एक कैंप लगवा लें, 15 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का ही लगवा लीजिए, एक दूसरे का नाम तो पता चल जाए कम से कम। वो करने से बॉल किसको देनी है उससे बेटर होगा, उसको नाम पता होगा, बॉल उसके पास जा रही है, वो उसको किक करेगा तो उसके पास आएगी वापस। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, आप कोई कहीं भी कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। अब रही मीडिया की बात, आपने पेन ली, आपने ये प्रोग्राम किया कि ये बातें जो हमने की ये हवा में नहीं जाएंगी, हवा में उछाली हुई बातों का भी असर होता है। क्या दूरदर्शन का काम नहीं बनता कि वो इसके लिए स्पोर्ट्स के ऊपर रेगुलर प्रोग्राम्स करे? रेडियो करता है, एक प्रोग्राम उनका रेगुलर चल रहा है, लोग सुनते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन सुनते हैं, आज किसका इंटरव्यू था, किस अशोक जी को मैंने कई बार फोन करके बात कही, अशोक जी मैंने आपका इंटरव्यू सुना, बड़ी अच्छी बात कही आपने, आकाश जी और 4 बच्चों ने सुनी होती। तो ऐसे ही मीडियम्स जो हैं वो अगर आए, अखबार वाले जो हैं वो रोज आर्टिकल्स लिखें इंटरनेशनल प्लेयर्स के। जम्वाल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आज के बच्चे को पता है या आपने आज प्रोग्राम किया, हजारों लोगों को पता चल गया होगा जम्वाल साहब रणजी प्लेयर भी है, हमें तो पता था शूटिंग के वो है। लेकिन अब रही तालमेल की, यहाँ तक बात कर रहे थे ना, हमें देखना होगा कि कहाँ कौन सी प्रतिभा कहाँ पे है। ठीक है ना, रजौरी में अगर अच्छे पहलवान मिल सकते हैं तो आप पूरा जो जोर है वो लगा लीजिए कि वहां से हमने पहलवान निकालने हैं। घोड़ा सलाथिया में आपको पता है कि अच्छे तैराक मिल सकते हैं, हमारे तालाबों में स्विमिंग करने वाले जो हैं वो हर बार आके यहाँ स्विमिंग पूल में गोल्ड मेडल ले जाते थे, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो क्या जो जहाँ पे मैं कहता हूँ जरूरी, कटरा में अगर आप इन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है कि भाई वहाँ पे मैं 4 गेम्स जो है वो अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो वहाँ दीजिए स्ट्रेस, लाएं वहाँ से, गाँव से बच्चे आते हैं। अशोक जी, समय की सीमा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी को लेकर, जिस तरह हमारे अशोक जी ने कहा कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, और उसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह की कई पॉलिसीज पिट्स एंड पीसेज में जम्मू कश्मीर में लाई गई हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लेटेंट स्पिरिट में कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करवाने की आवश्यकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन रातों रात डेवलप नहीं होते, एक ग्रेजुअल प्रोसेस, एक अथक मेहनत, और उसको कहीं ना कहीं उनके परिवार की, उनके कोचेज़ की और खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन की अथक मेहनत रहती है। और आवश्यकता इस बात की है कि ये पॉलिसी विजन डॉक्यूमेंट कहीं फाइलों में दबकर ना रह जाए, बल्कि लेटेंट स्पिरिट जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का युवा कहीं ना कहीं उस मुकाम पर पहुँचे, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। अशोक जी, जम्वाल साहब, अतुल जी और अशोक जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।